हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स के महाकुंभ बैच, ठीक। और इसके अंतर्गत हम लोग इन दिनों क्या पढ़ रहे थे, बल, फोर्स टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल किए थे। और आज हम लोग न्यूटन दादा का जो तीनों नियमवा रहा ना, आज वह का हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक बा। तो पापा के परी हों, मम्मी के मगरमच्छ हों, आ जाइए, कम हियर माय डियर। तो देखिए बहुत मज़ा आने वाला है। हो सकता है आप लोग आज से पहले कभी ना कभी पढ़े हो ये नियम, लेकिन हम लोग थोड़ा कुछ हट के पढ़ेंगे आज, ठीक बा। तो चलिए ज़्यादा बकवास वकवास की न जाए, सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। तो कम हियर माय डियर, आ जाओ, दौड़ जाओ, जल्दी भाग जाओ सभी, ठीक है। चलो ध्यान इधर, ध्यान हटी, तुरंत दुर्घटना घटी। तो प्रथम नियम क्या कहता है, तो न्यूटन दादा का जो प्रथम नियम है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे, जो जड़त्व का नियम हमने पढ़ा था, उसी जड़त्व के नियम को ही क्या कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम। ये दोनों एक ही है, ठीक है बा। अब देखो इसमें क्या है, प्रथम नियम क्या बोलता, प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, ठीक है। और यदि यह गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। मान लो ये कोई वस्तु है, ये रखी है कहीं पे, तो ये तब तक यहीं पे रखे रहेगी जब तक इस पर कोई बल लगाया न जाएगा। जैसे हम इस पर बल लगाकर इसको उठा लिए, तो अब इसकी अवस्था कैसी थी, विरामावस्था थी, तो ये पहले वैसे ही थी, लेकिन जब हमने इस पर बल लगाया, बल लगाकर इसको उठा लिया, तो फिर क्या हुआ, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामा अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिकी अवस्था में है तो वह गतिकी ही अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, ठीक बा। क्या कहा, पूरा कंक्लूजन ई समझो, सब मारो गोली डिफिनीशन का, कि अगर कोनो वस्तु है तो वो जैसा है तैसे रहे। यदि कोई वस्तु है तो जैसी की तैसी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्स्ट्रा बल, कोई बाहरी बल, कोई बाहरी फोर्स उस पर नहीं अप्लाई किया जाएगा, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे, तो जैसी है वैसे वैसे रहे। ये है प्रथम नियम, यह मेरे तो पल्ले पड़े। चलिए और ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नज़र से जो है, ये जो नोट में लिखा है ये इम्पॉर्टेंट है बच्चा का, कि इस नियम को गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किस टाइप से पूछा जाएगा, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो किस नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को, या न्यूटन दादा के कौने नियमवा का हम लोग गैलीलियो का नियम कहते हैं, तो कौने नियमवा का हो, पहले नियमवा का, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे एग्जाम्पल अगर इसी नियम पर फर्स्ट लॉ पे अगर बात की जाए, तो जैसे एक पुस्तक अगर मेज पर रखी है, अब पुस्तक कहाँ से लाएं, ये लो पुस्तक, हमारा हाथ मान लो मेज हो है, माने में तो बहुत तेज हो भैया तो लोग, ये मान लो मेज पर रखी है। यदि कोई पुस्तक मेज पर रखी है तो वह तब तक उसी अवस्था में स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब ये पुस्तक ऐसे रखी रहेगी कब तक, जब तक भैया छेड़खानी न करी हो, एक धक्का उक्का मारी नीचे न गिराई दे हो, तब तक ही जैसे है तैसे रखी रहे, ठीक। तो कोई भी वस्तु जैसी की तैसी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, और यही है न्यूटन दादा का प्रथम नियम, ठीक। और यही है जड़त्व का नियम भी यही है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर देखिए तो इसको तो हमने कल वाले वीडियो में बताया था, क्या, चलती गाड़ी से उतरते समय यात्री को उतरकर गाड़ी के साथ साथ थोड़ी दूर तक दौड़ना पड़ता है। हमने बताया था ना कि अगर भैया वो उसमें गति के जड़त्व में, इस एग्जाम्पल हमने लिया था ना कि अगर कोई रेलगाड़ी चल रही है, चलती रेलगाड़ी से कूदने पर गिर जाते हैं हम लोग, क्यों,
तो उससे बताया था आपको कि अगर कूदना भी है तो क्या करें कि चोट वोट ना लगे। तो कूदने के बाद जिस दिशा में गाड़ी चल रही है उसी दिशा में, गाड़ी की ही दिशा में थोड़ी दूर तक आप लोग दौड़ लगाते रहो, तो हो सकता है कि ना चोट वोट लगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपका न्यूटन दादा के प्रथम नियम का है। ठीक, तो प्रथम नियम समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इसके बाद द्वितीय नियम की। ये प्रथम और तृतीय ये दोनों तो बहुत आसान है, लेकिन द्वितीय वाला नियम थोड़ा जो है कंफ्यूज करता है, लेकिन नहीं करेगा आज के बाद। ठीक है, तो एक एक खट्ट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आते हैं द्वितीय नियम पर। चलो, चलिए अब बात करेंगे द्वितीय नियम की। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक बा, तो ध्यान यहाँ आ जाइए। द्वितीय नियम यह बोलता कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में और बल के समानुपातिक होती है। पल्ले नहीं पड़ा, हमें पता है, लेकिन समझो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे हम लोग। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, अब संवेग क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, मोमेंटम। ठीक, किसी वस्तु के द्रव्यमान व उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तुरंत अभी सब कुछ अब आपके खोपड़िए में अब सेव हुई है। मान लो कोई वस्तु है यहाँ पर, ये m द्रव्यमान की, और इसका प्रारंभिक वेग जो है वो u है। पहले इसका वेग जो है वो u है, u वेग से ये गतिमान है। ठीक, अब जो है क्या हुआ कि t समय के बाद ये वस्तु जो है द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, चाहे जितना समय के बाद द्रव्यमान तो यम ही रहेगा, लेकिन वेग जो है वो v हो गया। क्या हो गया, v हो गया। तो देखिएगा, तो अगर हम देखें तो पहले जो है इस वस्तु का संवेग, तो मान लें पहले हम इसका संवेग निकालें, इसको P1 मान लें। तो P1 बराबर क्या होता है, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना m, और उस वस्तु का वेग कितना u, ये है। और इस वाले अगर वस्तु की बात करें तो इसको मान लेते हैं कि इसका जो है संवेग P2। ठीक, अब इसमें द्रव्यमान कितना m और इसका जो वेग है वो कितना v हो जा रहा है। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन, किसी चीज़ में अगर परिवर्तन हमें निकालना रहता है तो क्या करते हैं, किसी चीज़ का परिवर्तन अगर निकालना है आपको तो दूसरा माइनस पहला। ठीक, दूसरा माइनस पहला, बड़ा माइनस छोटा, एक में से एक को घटा के निकाला जाता है परिवर्तन, चेंजेस। ठीक, तो हम क्या करेंगे, संवेग में परिवर्तन हमें निकालना है। तो संवेग में परिवर्तन देखो कैसे निकलेगा, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन कैसे निकलेगा, P2 माइनस P1। ठीक है, P2 माइनस P1, ये हो गया हमारा संवेग में परिवर्तन। ये इतना क्या आया है, ये है संवेग में परिवर्तन। लेकिन एक शब्द और है कि दर का मतलब हुआ उसमें समय से भाग करना। ठीक है, जहाँ भी दर आपको दिखे फिजिक्स की भाषा में कि जहाँ दर लिखा है वहाँ समझ जाइएगा कि हम लोगों को क्या करना है, समय से भाग करना है। तो ये जो संवेग में परिवर्तन हुआ है ये कितने समय में हुआ है। ठीक है, तो उसी का हम क्या करेंगे, इसमें समय से करेंगे भाग, मान ले रहे हैं t समय में हुआ। ओके, अब इसी को हम नाम दे रहे हैं कि ये है आपका समीकरण नंबर 1। क्या है ये, समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, इतने का काम हम लोग कर चुके, उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। अब उस पर लगने वाले असंतुलित बल क्या मतलब, बराबर ना हो बल। ठीक है, बराबर ना हो बल, कुछ कम ज़्यादा हो। असंतुलित बल
की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। मतलब ये चीज़ जो है वो आपकी किसके बराबर है, वो F के बराबर है। किसके? F के बराबर नहीं, समानुपातिक। ये समानुपातिक का आपका सिंबल होता है। ये किसके? इस पूरे इक्वेशन के, क्योंकि क्या कहा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। बार बार एक ही चीज चिल्ला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कुत्ता नहीं काटा है मुझे, इसलिए चिल्ला रहा हूं ताकि कुछ रटना ना पड़े आपको, इसी वक्त यहाँ सेव हो जाए। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, तो ये आ गई संवेग में परिवर्तन की दर, उस पर लगने वाले असंतुलित बल, असंतुलित बल हमने माना कि लग रहा है F की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। मतलब ये चीज़ जो है किसके? बल F के समानुपातिक होती है, और समानुपातिक का सिंबल ये है। ठीक, तो ये किसके बराबर? इस इतने के बराबर, P2 माइनस P1 अपॉन T, इसके बराबर है ये आपका। अब इसको हम नाम दे रहे हैं क्या? कुछ नहीं नाम देंगे, क्या ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, F प्रोपोर्शनल P2 की वैल्यू क्या लिखी थी हमने? M और V, तो हम यहाँ MV माइनस MU, P1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ से MU, ठीक, और अपॉन में क्या है? T। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, F प्रोपोर्शनल, दोनों जगह क्या है? M, तो M आ जाएगा कॉमन, और यहाँ V माइनस U और अपॉन में T, ये रहेगा। इतना समझ में आ गया प्यारे? अगर आ गया तो बधाई हो, और नहीं आया तो बहुत ढेर सारी बधाई। चलो अब देखिएगा, ये क्या है? V माइनस U क्या है? V क्या है आपका? अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग। U क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग। ठीक, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वेग में परिवर्तन। क्या हुआ? वेग में परिवर्तन। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे वेग में परिवर्तन। जैसे यहाँ संवेग में परिवर्तन के लिए हमने क्या किया था? P2 माइनस P1, उसी तरीके से वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, परिवर्तन निकलता ही ऐसे है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये इससे हमें ये पता चला। लेकिन बटे में T का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हमें क्या, वेग में परिवर्तन की दर की बात की जा रही है, और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आ गए ना लाइन पे? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से हम V माइनस U अपॉन T को क्या कह सकते हैं कि ये त्वरण है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, बताया है मैंने आपको, और आप तो स्मार्ट बच्चे हैं, सब जानत हो। तो यहाँ से हम F प्रोपोर्शनल M इंटू इस पूरे V माइनस U अपॉन T के जगह A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A। यहाँ मैं लिख भी दूँ, चूँकि त्वरण बराबर त्वरण A बराबर V माइनस U अपॉन T, ये होता है। ठीक है, ये गति का प्रथम समीकरण भी ऐसे यहीं से निकलता है ना, V बराबर U प्लस AT से। चलिए ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब F, ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो फिजिक्स में तो आपको पता है कि जब ये समानुपातिक का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। क्या आता है? एक नियतांक, और वो नियतांक यहाँ पर K के रूप में मिल रहा है। ठीक, जहाँ K क्या है? एक स्थिरांक है। चलिए, जहाँ पर K क्या है? एक स्थिरांक। अब हम क्या करते हैं, यदि M इक्वल टू 1 kg और A इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं अगर, तो क्या होगा? हाँ, तो जो है
F जो होगा वो 1 न्यूटन। यदि हम m क्या है द्रव्यमान, अगर हम द्रव्यमान 1 किलो की बात करें और त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात करें तो जो हमारा बल होगा वो 1 न्यूटन का होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ से क्या होगा, इसको नाम दे दो, समीकरण नंबर 1 मान चुके हैं, इसको 2 मान लो। ये सब मान उठा के यहाँ रख दो। समीकरण 2 में मान रखने पर, चलिए रखिए, तो F की जगह क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन बराबर K इंटू M की जगह 1, A की जगह 1, तो यहाँ से K इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक, अब इस K का मान आप उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जैसे ही रखेंगे तैसे तुरंत हमें क्या मिल जाएगा, F इक्वल टू ma। ये आ गया हमारा फार्मूला। तो F इक्वल टू एम में फार्मूला इसे निकलता है प्यारे। ठीक है, अब K इक्वल टू 1 यहाँ से निकला, हमने उठा करके K की जगह 1 रख दिया इस फार्मूले में। ठीक, अब यहाँ से हम M और A का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो MA ही रहेगा, तो F इक्वल टू एम में आ गया। ओके, चलो पूरा एक बार कहानी फिर से समझ लो हमने क्या क्या। द्वितीय नियम ये बोलता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। तो वही हमने किया, इसको तोड़ तोड़ कर शुरू किया हमने कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग क्या होता है, संवेग होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल। तो हमने एक वस्तु लिया, यम द्रव्यमान था, उसका प्रारंभिक वेग u था, t समय बाद उसका द्रव्यमान तो यम ही रहेगा लेकिन वेग उसका v हो गया। तो हमें क्या करना है, हम पहली वस्तु का जो है, पहली वस्तु का निकालेंगे संवेग। तो पहली वस्तु का P1 माने हम P1 इक्वल टू m इंटू यू। ठीक, यही होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। वही काम हमने दूसरे वाले के साथ किया, P2 इक्वल टू m इंटू वी, यहाँ वेग v हो गया, द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा। संवेग में परिवर्तन की दर, अब परिवर्तन निकाला जाता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक, तो P2 माइनस P1 और दर की बात की गई है, दर का मतलब समय, कितना समय लग रहा है उसमें, तो समय से हमने भाग कर दिया, t माना हमने कि t समय लगा उसमें। फिर अब आगे आधा का काम खत्म, उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। असंतुलित बल जो लग रहा है उस पर, जो उसी दिशा में उस बल के, माना वो बल लग रहा है F, उसके ये जो अभी तक हमने आधा काम किया है वो समानुपातिक होता है। समानुपातिक का हमने चिन्ह लगाया और ये संवेग परिवर्तन की जो दर है वो इस बल के बराबर होता है, सॉरी बराबर नहीं, समानुपाती होता है। ठीक, तो अब ये लिख दिया हमने, F प्रोपोर्शनल P2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिएगा m इंटू वी और P1 की mu अपॉन t, तो F प्रोपोर्शनल m। अब यहाँ से m को हमने कॉमन लिया, v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू का मतलब v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है यहाँ पे प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं वेग में परिवर्तन। और अब बटे में t भी दिख रहा है तो इसका मतलब दर भी आ गई, तो वेग परिवर्तन की दर ये तो त्वरण होती है सर, तो यहाँ से v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम लोग a लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन त्वरण। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटा, एक नियतांक मिला हमें k। अब इस k को हटाना है तो क्या करेंगे, m की अगर वैल्यू हम 1 रखें और एक वैल्यू जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखें, तो होता क्या है, जो बल मिलेगा वो 1 न्यूटन का मिलेगा, ये फिक्स है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। तो समीकरण 2 में ये सब मान उठाकर हमने रख दिया, तो F की जगह 1, K की जगह K, M की जगह 1, A की जगह 1। तो हुआ क्या, यहाँ से K की वैल्यू आ गई निकल के 1। अब इस 1 को उठा करके हमने फिर से समीकरण नंबर 2 में रख दिया जहाँ पर K है, तो M इंटू A,
यम इंटू ए के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, के का काम खत्म हो जाएगा। यहाँ से के का मान हमने 1 रख दिया, तो एफ बराबर एम में, ये हो गया आपका काम खल्लास। ठीक, तो इस तरीके से द्वितीय नियम आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, अगर थोड़ा बहुत हो समस्या तो थोड़ा वीडियो का पिछाड़ देख लेबो तो हो ही जाए कल्याण, क्योंकि इतना एक शब्दवा इतना बार चिल्लाई दी थे, कोनो बस लड़के हुई हैं तो भाग जाते हैं छोड़। लेकिन हाँ, जो कमज़ोर बच्चे होंगे वो तो भैया क्या पूछो, बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे होंगे और कुछ बच्चे शराब भी रहे होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं लास्ट नियम की। हो गया, चलिए कम हियर, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, आओ आओ आओ, भाग्यो। देखो तृतीय नियम क्या बोलता है, ये तो बच्चों का बहुत फेवरेट नियम है, बहुत मज़ेदार। इसको बच्चे जो है एक लाइन में रट के रखते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, लेकिन वैसा हम नहीं बताएंगे, आज आपको पढ़ने पे मजबूर करेंगे, कुछ दूसरी तरीके से बताएंगे। जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है, ठीक है, बात समझिएगा, ये हुए निरहु, ये हुए घुरहु, के हुए, ये जो हैं दाहिने हाथ वाले, ये हैं निरहु और ये हैं बाएं हाथ वाले घुरहु। अगर निरहु घुरहु पर बल लगा रहे हैं तो ये घुरहु भी निरहु पर बल लगाएंगे, एकदम कन्फर्म है। तृतीय नियम यही है कि अगर यज्ञ ने दूसरे पर बल लगा रहे हैं तो दूसरे वाले भी पहले वाले पर बल लगाएंगे। यही है तीसरा नियम। देखो, जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाती है। तात्क्षणिक बल मतलब कुछ क्षण के लिए बल लगाती है। इस बल का परिमाण पहले वाले बल के बराबर किंतु दिशा विपरीत होती है। जो बल लगाता है, मान लो ये निरहु घुरहु पर बल लगा रहे हैं, तो इनका जो परिमाण है, बल तो दोनों भैया बराबर है, बराबर लगा रहे हैं, लेकिन तो इनकी जो दिशाएं हैं वो विपरीत होंगी। एक जो है इस तरफ से लगा रहा है तो दूसरा इस तरफ से। ठीक, बल की दिशा विपरीत होंगी, परिमाण में तो बराबर होंगे। ठीक है, तो इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूछ सकता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भैया न्यूटन दादा के कौने नियमों का कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो किस तृतीय नियम को। और गैलीलियो का नियम किस नियम को कहते हैं, प्रथम नियम को। अच्छा, ये बताओ कि जड़त्व का नियम किसको कहते हैं। गैलीलियो दादा न्यूटन दादा के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो प्रथम नियम को। ठीक, ये भी ध्यान रखना। और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो माना कि दो वस्तुएं ए व बी हैं, ठीक है, क्या है, ए व बी एक दूसरे पर बल आरोपित कर रही हैं। तब इस परिभाषा के अनुसार कैसे हम उसको मैथमेटिकली डिनोट करेंगे, देखिएगा। मान लो कोई वस्तु है जो है F, ये बल लगा रही है, ये भी F बल लगा रही है। जो A वस्तु है वो B पर बल लगा रही है। इसका मतलब ये हुआ, F लिखा है और सफिक्स में उसके नीचे AB, इसका मतलब ये हुआ कि जो A है वो B पर बल लगा रही है। ठीक, और बराबर, ये बराबर लगाएगी किसके, तो इसका ये जो B वस्तु है वो A पर भी बल लगाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर ध्यान हटी तो तुरंत दुर्घटना घटी प्यारे। अगर A वस्तु B पर बल लगा रही है तो परिभाषा कहती है कि दूसरी वस्तु क्या है, B, वो भी A पर बल लगाएगी। तो परिमाण में तो बराबर होंगे लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी, इसलिए दिशा विपरीत होने के कारण हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो यहाँ से ये फार्मूला क्या निकलेगा, यहाँ से ये फार्मूला होगा FAB = -FBA। ठीक है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी है। इसे डायरेक्ट लिखा रहेगा, पूछेगा कई बॉक्स में FAB बराबर FBA लिखा रहेगा, -FAB बराबर FBA या FAB, ऐसे कह के पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, FAB = -FBA क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ध्यान दीजिएगा, A B पर बल लगा रही है तो B A पर भी बल लगाएगी। परिमाण में तो बराबर होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होंगे, इसलिए माइनस लगा दिया। माइनस यहाँ पर क्या बता रहा है, दिशा को बता रहा है। ठीक बा, तो ये तीसरा नियम भी कंप्लीट हुआ। इसका कुछ एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो ले सकते हो कि जैसे
कौन सा एग्जाम्पल लें? मान लो हम ज़मीन पर जब चलते हैं ना, तो अगर हम पैर अपना दबा के इस पृथ्वी पर चलते हैं तो हम बल लगा रहे हैं इस पृथ्वी पर, तो ये भी बल लगा रही है, तभी हम चल पा रहे हैं, नहीं तो भैया ना चल पाते। जैसे अगर बालू में देख लो, बालू में चलना हो तो देखिएगा बालू में हमें ज़्यादा ताकत लगती है ना, क्यों? घर्षण बल भी वहाँ कम होता है, सही से चल नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है दौड़ने में उसमें, क्योंकि वहाँ से जो है सही से बल नहीं लग पाता, घर्षण भी कम होता है। पानी में कह दिया जाए दौड़ने को तो वहाँ तो और दिक्कत होगी। अगर इसी तरीके से देखिएगा, अगर हम नाव पर से कूदते हैं, ये बुक का एग्जाम्पल है नाव वाला, तो बहुत दिन से चलता आ रहा है, तो सुन लो, हमारे मुँह से सुन लो क्या जाता है। अगर नाव पर से कूदते हैं तो अपना पैर लगा के, जब नाव के किनारे पैर लगा के नाव को पीछे धकेलते हैं तो नाव भी हमें क्या करती है? आगे धकेलती है। हम नाव को पीछे और नाव हमें आगे धकेलती है, तो हम जाके अपने यथास्थान पर जहाँ गिरना चाहते हैं वहाँ गिरते हैं आराम से। ठीक, अगर हम देखो अगर व्हाइट बोर्ड को ऐसे धकेलते हैं ऐसे, तो ये भी हमें दूसरी तरफ धकेलता है, लेकिन अनुभव नहीं होता। ठीक है, अगर और एग्जांपल लेना चाहो तो और क्या दे सकते हैं? जैसे नाव में मान लो नाव जिससे चलाते हैं ना, इसे खेते हैं, ये समझावन दास का एग्जांपल लेना पड़ेगा। ऐसे नाव को खेते हैं ना ऐसे, तो जब हम पानी को पीछे धकेलते हैं तो वो जो पानी है वो हमको आगे धकेलता है। ऐसे तैरने वाले में भी यही काम है। तैरते समय कौन सा नियम फॉलो होता है? तृतीय वाला ही। हम पानी को क्या करते हैं? अपने पैरों से, हाथों से पीछे की ओर धकेलते हैं, और वो पानी क्या करता है? हमें आगे की ओर धकेलता है, जिससे हम तैर पाते हैं आसानी से। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल जौन कुछ सब हो रहा है ना, सब फिजिक्सीय है, लेकिन कभी सोचत नहीं हो। सोचे वाली उम्र जौन है वो दूसरी ही, आप लोगन के क्या करो। चलिए इसका एग्जाम्पल लो, सॉरी स्क्रीनशॉट लो, ले लियो। चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो, और मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। अगर आज का वीडियो हुआ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और मज़ा आवा हुआ तो शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।